कृष्ण द्वितीय 878 ईस्वी से 914 ईस्वी तक कृष्ण को वेंगी के चालुक्य शासकों के विरुद्ध सफलता प्राप्त हुई, परंतु प्रत्याहार प्रत्याहार शासक भोज और चोल शासक ने उसे पराजित होना पड़ा। भोज ने उससे अब मालवा और काठियावाड़ को छीनने में सफलता प्राप्त की। कृष्ण द्वितीय के पश्चात इंद्र तृतीय 914 ईस्वी से 927, गोविंद चतुर्थ 927 से 936 और अमोघवर्ष तृतीय 936 से 939 का समय बहुत अधिक सफल न रहा। उसके पश्चात कृष्ण तृतीय 939 से 967 ईस्वी ने पुनः राष्ट्रकूटों की प्रतिष्ठा को स्थापित किया। उसने गंग राजा की सहायता लेकर चोल राज्य पर आक्रमण किया और कांची तथा तंजौर को अपने अधिकार में किया। उसने वेंगी को विजय किया तथा उत्तर भारत में प्रतिहारों को 2 बार परास्त किया। यद्यपि उत्तर भारत में उसकी सफलता अधिक न थी, परंतु दक्षिण भारत में उसका साम्राज्य रामेश्वरम तक फैला हुआ था। परंतु कृष्ण तृतीय का समय राष्ट्रकूटों की सफलता का अंतिम समय था। उसके उत्तराधिकारी खोट्टिग 967 से 972 ईस्वी के समय में परमार शासक सियक द्वितीय ने मानेकशेट पर आक्रमण करके उसे लूटा। खोट्टिग के उत्तराधिकारी कर्क द्वितीय 972 से 975 ईस्वी तक के समय में उसकी अयोग्यता का लाभ उठाकर उसके चालुक्य सामंत तैल द्वितीय ने उसे परास्त करके राष्ट्रकूटों के साम्राज्य पर अधिकार कर लिया और कल्याणी के चालुक्य वंश के साम्राज्य की नींव डाली। दूसरा है इसमें राष्ट्रकूट वंश की उपलब्धियां। दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास में राष्ट्रकूट शासकों का समय अत्यधिक गौरवपूर्ण है। दक्षिण भारत के किसी अन्य राजवंश ने इतने लंबे समय तक इतने बड़े साम्राज्य का निर्माण नहीं किया और न ही किसी राजवंश के शासकों ने इतने सफल युद्ध किए। डॉक्टर A.S. अल्तेकर ने लिखा है कि दक्षिण भारत के किसी अन्य राज्यवंश ने 18वीं सदी में एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में मराठों के उत्थान के समय से पहले भारत के इतिहास में इतना अधिक प्रभावपूर्ण भाग नहीं लिया। दक्षिण भारत में इस वंश के शासकों ने सुदूर दक्षिण तक आक्रमण किया और कृष्ण द्वितीय ने रामेश्वरम तक पहुंचकर अपनी कीर्ति की स्थापना की। इसके शासक उत्तर भारत में आक्रमण करने वाले दक्षिण भारत के पहले शासक थे। सम्राट ध्रुव और गोविंद तृतीय ने उत्तर भारत के शक्तिशाली प्रत्याहारों और पालों को परास्त किया तथा उत्तर भारत की राजनीति को गंभीरता से प्रभावित किया। राष्ट्रकूट शासकों ने भारत के तत्कालिक शक्तिशाली शासकों में से सभी को किसी न किसी समय परास्त किया। निसंदेह समय समय पर उनकी पराजय भी हुई, परंतु उसके शक्तिशाली सम्राटों का समय निर्विवाद सफलता का रहा और उन्होंने समय समय पर उत्तर भारत के शक्तिशाली प्रतिहार और पाल शासकों तथा दक्षिण भारत के चालुक्यों और चोल शासकों को परास्त किया। गुप्त शासकों के पश्चात युद्ध में इतनी अधिक सफलता भारत के हिंदू शासकों में किसी अन्य राजवंश के शासकों को प्राप्त नहीं की। राष्ट्रकूट शासकों ने रामेश्वर, परम भट्टारक, महाराजाधिराज आदि उपाधियां ग्रहण की। इस प्रकार वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि और सर्वशक्तिशाली मानते थे। सम्राट का पद पैतृक था और साधारणतया सबसे बड़े पुत्र अथवा युवराज राज्य का उत्तराधिकारी होता था। राजा युवराज के अतिरिक्त अपने अन्य पुत्रों को प्रायः प्रांतपति या राज्यपाल नियुक्त करता था। राजकुमारियों को भी कभी कभी उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्त किया जाता था, परंतु राजा निरंकुश न थे। वे राजधर्म के आधार पर शासन करते थे और प्रजा की सुरक्षा तथा भलाई उनका प्रमुख कर्तव्य था। राजा की सहायता के लिए मंत्री और अन्य बड़े अधिकारी होते थे। प्रशासन की दृष्टि से राष्ट्रकूट शासन अपने इकाइयों में विभक्त किया गया था, जिनमें राष्ट्र एवं विषय प्रमुख थे। डॉक्टर अल्तेकर के अनुसार ये संभवतः आधुनिक कमिश्नरी एवं जिलों के समान थे। राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रपति कहलाता था, जिसके अधीन सैनिक एवं नागरिक दोनों का प्रशासनिक कार्य था। मुख्यतः वह राष्ट्र में शांति स्थापना एवं कानून व्यवस्था की देखरेख करता था। राष्ट्रपति राजस्व एवं कर निर्धारण के साथ साथ राजस्व संग्रह का भी कार्य देखते थे। वे भूमि व्यवस्था, कर संग्रह इत्यादि कार्यों में सहायता के लिए विषयों एवं
तहसीलों के अधिकारियों की नियुक्ति करते थे। विषयों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रपति राजा की आज्ञा से विषयोपतियों की नियुक्ति करता था। प्रायः एक विषय में 1000 से लेकर 4000 तक ग्राम होते थे। प्रत्येक विषय कई भुक्तियों में बटा होता था तथा प्रत्येक भुक्ति में 50 से 70 तक ग्राम होते थे। तहसील के अधिकारी को भूपति कहा जाता था। राष्ट्रकूट शासन प्रणाली में ग्राम प्रशासन का कार्य प्रायः ग्राम प्रधान तथा पटवारी के द्वारा संचालित किया जाता था। ये पद प्रायः वंशानुगत थे। मुखिया ग्राम सुरक्षा कर संग्रह तथा चोर डाकुओं से बचाव के लिए अपनी छोटी सी सेना भी रखता था। मुखिया एवं पटवारी को कर मुक्त भूमि प्रदान की जाती थी। सभी सभाओं को जन कल्याण के लिए कार्य के लिए ग्राम राजस्व से एक हिस्सा प्रदान किया जाता था। नगरों के प्रबंध के लिए भी ऐसी संभावनाएं होती थी। दीवानी और मुकदमों का फैसला भी इन्हीं सभाओं द्वारा किया जाता था, जिनके निर्णय उच्च न्यायालय को भी मान्य थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था। राष्ट्रकूट अभिलेखों में इसे भागकर या उद्रंग कहा जाता था। सामान्य रूप से कृषि उपज का 1/4 भाग कर के रूप में वसूल लिया जाता था। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि पर यह कर प्रदेश निश्चित राशि का प्रायः अर्धांश ही लिया जाता था और कभी कभी यह कर संपूर्ण रूप से माफ होता था। राष्ट्रकूट शासकों ने सांस्कृतिक प्रगति में सहयोग दिया। धार्मिक दृष्टि से अधिकांश राष्ट्रकूट शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। उन्होंने वैदिक धर्म के अनुसार विभिन्न यज्ञ किए और पौराणिक हिंदू धर्म के अनुसार विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के प्रति श्रद्धा व्यक्त की। उनके समय में हिंदू धर्म की प्रगति हुई। यद्यपि उनमें से कुछ ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, परंतु राष्ट्रकूट शासक धार्मिक दृष्टि से बहुत उदार थे। उन्होंने जिन मंदिरों का निर्माण किया उनमें शिव, विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी आदि सभी देवताओं की मूर्तियां स्थापित की गई थी। अन्य धर्मों के प्रति भी उनका व्यवहार सहिष्णु का था। सम्राट अमोघवर्ष महावीर और लक्ष्मी दोनों के ही समान रूप से मानता था। कृष्ण द्वितीय ने के सामंत पृथ्वीराज और उसके पुत्र ने जैन मंदिरों का निर्माण कराया तथा उसके प्रपौत्र हिंदू हुए। इस्लाम धर्म को मानने वाले अरबों के प्रति भी राष्ट्रकूट उदार रहे। उन्होंने अरबों को अपने धर्म को मानने तथा व्यापार करने की पूर्ण सुविधा प्रदान की। निसंदेह उनके समय में बौद्ध धर्म अवनति पर था, परंतु इसका कारण उसकी स्वयं की दुर्बलता थी। राष्ट्रकूट शासक शिक्षा और साहित्य की प्रगति में रुचि लेते थे। उनके समय में संस्कृत भाषा के अतिरिक्त कन्नड़ भाषा भी प्रगति हुई। राष्ट्रकूट शासकों ने हिंदू और जैन दोनों धर्मों के विद्वानों का सम्मान किया। जिनसेन ने हरिवंश और पाठशालाभिद्वल की रचना की। शाक्तयायन ने अमोघ शक्ति और वीराचार्य के गणित सार संग्रह किया लिखा। ये सभी विद्वान सम्राट अमोघवर्ष प्रथम के दरबार में थे, जो स्वयं एक विद्वान था और जिसने स्वयं कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक ग्रंथ लिखा था। इसके अतिरिक्त कन्नड़ भाषा के 3 विद्वान रत्न, पोन्ना, पंपा और रन्ना भी इसी काल में हुए। राष्ट्रकूट शासकों ने कला के क्षेत्र में किसी नवीन शैली को जन्म नहीं दिया, परंतु जब भी उसके समय में बहुत से मंदिर और मूर्तियां बनाई गई। उनके द्वारा बनाए गए मंदिरों में से अब केवल एक मंदिर प्राप्त होता है। वह एलोरा का प्रख्यात कैलाश मंदिर है। पहाड़ी चट्टानों को काटकर बनाया गया यह विशाल वास्तुकला का श्रेष्ठ नमूना है। इसकी संपूर्ण परिसर लगभग 276 फुट लंबा तथा 154 फुट चौड़ा रखा गया है। इसके पार्श्व में 107 फुट ऊंचा ढलान है। यह मंदिर द्वितलीय है। इसके स्तंभ नागर उत्तरी भारतीय शैली के स्तंभों से अनुप्राणित है। मंदिर का शेष भाग द्रविड़ दक्षिणी भारतीय शैली पर आधारित है। इस मंदिर में विमान मंडप, अंतराल, नंदी मंडप, गोपुरम आदि एक ही अक्ष पर तराशे गए हैं। मंदिर के स्तंभ नितांत भव्य एवं अलंकृत हैं। डॉक्टर स्मिथ ने उसे भारत के वास्तु आश्चर्यों में सर्वाधिक विस्मयजनक माना है। इस मंदिर के भित्ति चित्रों में गंगावतरण और रावण द्वारा कैलाश पर्वत के उठाए जाने के चित्र अत्यंत सुंदर और सजीव है। राष्ट्रकूटकालीन गुहा अथवा दरी मंदिरों की निर्माण परंपरा में एलोरा का प्रसिद्ध विश्वकर्मा के बौद्ध गुहा मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ के अन्य उल्लेखनीय मंदिरों में दशावतार, देववाड़ा, रावण की खाई, नीलकंठ, रामेश्वर, धूमर लेन आदि
अपनी निर्माण योजना एवं कलात्मक भव्यता में बेजोड़ है। इन मंदिरों में पौराणिक देवों की मूर्तियों की स्थापना भारतीय स्थापत्य की अक्षय निधि है। इसी प्रकार राजपूत शासकों ने दक्षिण भारत को ही नहीं बल्कि समकालीन उत्तर भारत की राजनीति को भी प्रभावित किया। निस्संदेह उत्तर भारत की राजनीति में उनका हस्तक्षेप लाभदायक न रहा, क्योंकि उत्तर भारत में उनके आक्रमणों के कारण प्रतिहारों को एक शक्तिशाली सार्वभौम राज्य के निर्माण में कठिनाई हुई, जो देश के लिए हानिकारक रही। परंतु तब भी राष्ट्रकूट शासकों ने यश और शक्ति अर्जित की। दक्षिण भारत की राजनीति और सांस्कृतिक प्रगति में उनका प्रभाव निसंदेह अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। थैंक यू।